नेताओं की चौखट पर जाके कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौट सकता। वो सबकी झोलियों को झूठी आशाओं और बनावटी आश्वासन के सिक्कों से भर देते हैं। इन सिक्कों में इतना वजन होता है कि व्यक्ति इसके तले दबने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सच्चाई की आंधी चलती है तो इस आंधी में ये बजीनीले सिक्के उड़ जाते हैं और उस व्यक्ति के मन में जो उस नेता के प्रति इज्जत होती है, इस आंधी में वो भी उड़ जाती है। तो आज हमारे मेहमान हैं कामता जी। तो कामता जी, मैं आपका अपने शो द इमर्जिंग लीडर्स ऑफ जिला पंचायत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि नेता जो व्यक्ति होते हैं, जो जनता होती है, उसकी झोली में झूठे आश्वासन डाल देते हैं। तो क्या कामता जी नेता बनकर ऐसे ही झूठे आश्वासन जनता की झोली में डालेंगे और बाद में अपना फ़ोन बंद करके अपने काम में लगे रहेंगे? देखो राघवेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। ऐसा होता है क्योंकि राजनीति को लोगों ने व्यापार समझ लिया है। लोग राजनीति पैसा खर्च करते हैं, एकदम से आते हैं, लोगों को बीच में जाते हैं, पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, मुर्गा बांटते हैं। जिस प्रकार से वो रणनीति बना के कि उन्हें चुनाव जीतने का लक्ष्य रहता है और लोगों को बहका के या किसी कोई ना कोई मुद्दा बना के ऐसा कोई मुद्दा बनाते जिससे उन्हें वोट मिलता है। वोट लेने के बाद कभी दिखाई नहीं देते हैं, ना हारने के बाद दिखाई देते हैं और ना कभी जीतने के बाद दिखाई देते हैं। आप देखेंगे जितने भी प्रत्याशी देखेंगे, किसी भी सीट के देखेंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं अपने पूरे ज़िले की बात करूँ। ज़िले में कोई, मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो लगातार कनेक्टिविटी बना के चला हो। जीतने के बाद वो अपनी सुख सुविधा में लग जाता है, 4 व्हीलर गाड़ी लेता है, फॉर्च्यूनर से चलता है, या फिर आलीशान मकान में रहता है, एसी में चलता है। वो लोगों का, जनता का सुख दुख भूल जाता है, लोगों से किए हुए वादे भूल जाते हैं और बस आराम से बैठता है। और जब चुनाव का समय आता है तो फिर आता है वो, फिर लोगों से कहता है, वादा करता है, लोगों को फिर रुपये बांटता है और अपना एक धन बल दिखा के, गाड़ियों को जुलूस निकाल के, सैकड़ों गाड़ियाँ ले जाकर अपना भूखाल जमा के एक चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। ये राजनीति व्यापार की राजनीति है। जितना आप पैसा लगाएंगे, जब आप पैसा लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे, तो एक व्यापार है। जब तक ये व्यापारीकरण बंद नहीं होगा तो आप जनता का हित नहीं हो सकता है। जनता को ऐसा नेता चाहिए जो लोगों सुख दुख में काम आवे, लोगों की लड़े, उनके अधिकार के लिए लड़े, उनके अधिकार के लिए उसे जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाए। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। लेकिन ये हमें समझना है, आम जनता को समझना है कि नेता कैसा चाहिए। व्यापारी नेता चाहिए कि समाजसेवी नेता? वही मेरा सवाल था। मेरा ये सवाल था कि आप ही और नेताओं की तरह हो जाएंगे या आपकी जो कार्यशैली है वो अलग रहेगी इन सबसे? नहीं, मेरी तो आप कार्यशैली देख चुके हैं, मुझे पूरा क्षेत्र जानता है कि मेरा काम करने का ओहदा क्या है। मैं सोशल वर्कर था पहले, था, आज है सोशल वर्कर, आज रहूँगा। क्योंकि सोशल वर्कर ही अच्छी राजनीति कर सकता है। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संदेश था कि जब तक आप समाज के लिए काम नहीं करेंगे, समाज के लिए आप लड़ेंगे नहीं, समाज के अधिकारों के लिए आप डटेंगे नहीं, तो आप समाज को कुछ दे नहीं सकते। क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले कौन लोग हैं? पॉलिसी बनाने वाले नेता ही पॉलिसी बनाते हैं। जो विधानसभा या लोकसभा में बैठते हैं, सांसद विधायक ही पॉलिसी बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ये इसलिए हम सोशल वर्कों का, जो समाज सेवियों का दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों के अधिकारों के लिए, गरीब, वंचित, शोषितों के, महिलाओं के अधिकारों के लिए हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे, उस चौखट में पहुँचेंगे जिस चौखट में पूरे हर जनता के, आपका कहना है कि आप जनता के हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं आपको देखता हूँ कि आप आंदोलनों में रहते हैं और समाज में सक्रिय रहते हैं, लेकिन लोगों का और जनता का ये मानना है कि आपका चुनावी स्टंट है, आपको चुनाव दिख रहा था, इस वजह से आप आंदोलनों में सक्रिय रहे और समाज में सक्रिय रहे। देखो, आप कह रहे हैं, लेकिन आप मेरा रिकॉर्ड देखिए। मैं आज से सक्रिय नहीं हूँ, मैं बहुत दिनों से, करीब 5 साल से बराबर, 5 साल कंटिन्यू। 2015 से मैं काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया 2015 में। मैं 12 अप्रैल 2016 को मैंने पहला कार्यक्रम, 12 मार्च 2016 को पहला कार्यक्रम रखा। सरीला में कार्यक्रम रखा।
और शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था जो हमारे समाज के शिक्षित वर्ग है उन्हें जोड़ने का काम किया। मैंने जो हमारे समाज के प्रतिभाशाली लोग हैं जो बड़ी मेहनत से लगन से आज बहुत अच्छी लीडर बने, अच्छे अधिकारी बने, और मैंने पहला IAS PCS सम्मान समारोह रखा। इसमें 27 PCS और 2 IAS बुलाए। तो मेरा हमेशा रहा कि हमारा की बात है, कौन सी डेट बताई आपने? 2016 में सॉरी 12 मार्च रानी अमंतीबाई के शहीद दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया था अपने महापुरुषों की उसमें। और मेरा एक ही लक्ष्य था कि समाज को, जो हमारा समाज भटका हुआ है, गलत रास्ते में जा रहा है, तो मेरा एक ही लक्ष्य था एजुकेशन की ओर ले जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी जड़ी बूटी है जो व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करा सकती है, हर प्रकार के हक अधिकार दिला सकती है। शिक्षा से ही मैं अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार को आगे ले जा सकता हूँ। तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मैं हमेशा एजुकेशन से जुड़ी हुए काम करता रहा हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड देखिए, मैं आपसे काम ही कर रहा हूँ। और हर सोशल वर्कर सोच ले कि राजनीति बुरी होती है, तो आने वाले समय पे राजनीति में बुरे लोग ही बैठ जाएंगे, तो पॉलिसी अपने इस तरह से बनाएंगे। आज आप देख रहे हैं किसानों के साथ, युवाओं के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। एजुकेशन पॉलिसी चेंज की जा रही है, किसी पॉलिसी चेंज की जा रही है, संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे अनपढ़ लोग बैठ चुके हैं, उन्हें खेती के बारे में जानकारी नहीं है, कभी उन्होंने खेती की नहीं है, एजुकेशन बहुत ही कम है, एजुकेशन का महत्व जाना नहीं है। सब कुछ देश का बर्बाद करने में तोले हैं, और देश को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में रख दिया है। तो जब तक पढ़े लिखे लोग, संघर्षवादी लोग, सोशल वर्कर लोग राजनीति में आएंगे, तो फिर व्यापारीकरण हो जाएगा। और आज उसी का खामियाजा है कि आज व्यापारीकरण हो चुका है। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए। अब किसी जो आपका जो निशाना है खास पार्टी की तरफ है। आप मुझे ये बताइए कि आपका उद्देश्य, आप समाजवादी पार्टी से हैं, लोहिया बाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं, मुझे ये बताइए समाजवादी पार्टी को चुनने की खास वजह क्या रही? देखिए, मैं ये भी आपको बताता हूँ कि मैं सोशल मूवमेंट चलाने वाला रहा हूँ। मैं हमेशा दलित पिछड़ों, शोषितों की राजनीति करने वाला रहा हूँ। मैं बड़े लोगों से हमेशा दूर रहा हूँ, क्योंकि आपके शब्दों में बड़े लोग कौन हैं? ये नहीं, बड़े लोग जो राजनीति को व्यापारीकरण बनाते हैं, राजनीति को कुछ खास लोगों के लिए, खास लोगों के काम के लिए काम करते हैं, और जो गरीब तबका, जो आम जनता, उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। वो मेरे ख्याल से बड़े लोग हैं, उन्हीं का मैं विरोधी हूँ। क्योंकि अरे आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है, जनता ने आपको पैदा किया, जनता आपकी माई बाप है। और हमारे नेता अपने माई बाप को भूलकर खाली अपने कुछ गिने चुने लोगों के लिए सेव करते हैं, और अपने कोई स्वार्थ के लिए, उससे कुछ आय की प्रदान के लिए, कुछ वहाँ से पैसा मिलेगा अपने निजी स्वार्थ के लिए। और जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, उस माँ बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि उसी जनता आपको सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाती है, क्योंकि लोकतंत्र है। जनता से ही जनप्रतिनिधि चुनता है, और जनता का ही ख्याल नहीं रखा जाता है। तो ऐसे नालायक पुत्र या नालायक नेता आप ज़्यादातर मिलेंगे, बहुत ही कम लोग। ऐसा नहीं अच्छे लोग नहीं हैं इस दुनिया में, बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं। तो कुछ लोग रियलिटी में राजनीति को समाज सेवा के स्तर से काम करते हैं, और कुछ लोग व्यापारीकरण के स्तर पर काम करते हैं। राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? क्या आपका धंधा बंदा चल रहा था, इस वजह से राजनीति होता नहीं? मेरा राजनीति में आने का ऐसा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मैं बता रहे हैं कि मैं एक सोशल वर्कर रहा हूँ। मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहकर लोगों के लिए लड़ता रहता है, लेकिन
सामाजिक लड़ता रहता, संघर्ष करता रहता, लेकिन मुझे अपने लोगों को आगे ले जाना है, अपने लोगों को सही दिशा देना है, अपने लोगों को कुछ मुझे सहयोग करना है, क्योंकि कुछ पावर होने चाहिए। पावर से ही अपने लोगों के आप काम कर पाएंगे, और पावर नहीं होगा तो अपने लोगों की आप कैसे मदद कर देंगे। मुझे ये बात बताइए, अगर राजनीति में तो जैसे उतर चुके हैं आप, लेकिन अगर जनता आपको जिताती है, कुर्सी पर आपको बिठाती है, तो सबसे बड़े बदलाव हम कामता जी के द्वारा क्या देखेंगे? देखो, पहला मेरा उद्देश्य, आप जो भी बोलेंगे, जनता आपको देख रही है, सुन रही है, तो आप जनता के सामने हैं, नहीं तो देखो, क्या बड़े बदलाव? देखो, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा काम ही ये बदलाव करना। मैं बदलाव नहीं कर पाया तो मेरी राजनीति करने कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि बाबा साहब के बाबा साहब संघर्ष नहीं करते, राजनीति में ना आते तो बदलाव भी नहीं कर पाते। जब कानून मंत्री बने, विदेशों में पढ़ने के लिए गए, अच्छी एजुकेशन पाई, अच्छी एजुकेशन की, जब उन्होंने अपने अधिकार के बारे में जाना कि हम भी एक इंसान हैं, हम लोगों को भी जीने का अधिकार है, जैसे ये बड़े लोग जी सकते हैं वैसे हम लोग भी जी सकते हैं, जैसे राजा जी सकता है वैसा हम लोग भी जी सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने उन्हें एक व्याकुलता प्रकट हुई, जब व्याकुलता प्रकट हुई तो उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया, राजनीति में आए, राजनीति में कानून मंत्री बने। कानून मंत्री बनने के बाद संविधान लिखा, संविधान में हमारे गरीब शोषित वर्ग जो जिनका वाकई में शोषण होता था उन लोगों को अधिकार दिए। तो बाबा साहब का उद्देश्य था, हम बाबा साहब की संतान हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है, जिस स्तर से आप काम कर सकते हैं उस स्तर से आपको काम करना चाहिए, लोगों को जगाने का, लोगों को अच्छी एजुकेशन दिलाने का। हम आज जनप्रतिनिधि बनते हैं तो लोगों को एजुकेशन में काम करें। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ मेरा बजट है कि बहुत ज़्यादा बजट है कि मैं अपने पैसे से कर दूंगा, लेकिन जो सरकारी संस्था है वहाँ पर मैं जा सकता हूँ। मैं प्रतिनिधि हूँ। प्रतिनिधि किस लिए बनाया जाता है वो आप ही जानते हैं, कि लोगों के सुख दुख के लिए, लोग हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, उनके सही रास्ता दिखाने के लिए। हम गार्जियंस से बात करेंगे प्लस टीचर से बात करेंगे, दोनों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि अपने आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि प्राइवेट की से अच्छे हमारे टीचर गवर्नमेंट में हैं। क्योंकि प्राइवेट, और आप किसी भी कॉलेज में देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेज में कोई 8,000 की सैलरी में, कोई 10,000 की सैलरी में है, स्नातक या परास्नातक। लेकिन जो हमारे सरकारी कॉलेज में, वहाँ पर टीचर टैलेंटेड है, टेट क्वालिफाइड करता, सुपर टेट क्वालिफाइड करता, इसके बाद आते हैं हाई एजुकेशन वाले टॉपर हैं, लेकिन गार्जियन सहयोग नहीं करता, और साथ में जो वहाँ का प्रधान होता है वो सहयोग नहीं करता। और जब तक गार्जियन और प्रधान जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सहयोग नहीं करते। जिस दिन जनप्रतिनिधि सहयोग करने लगे, हम इन्हीं जो हमारे खंडर होते जा रहे हैं, कॉलेज बच्चे नहीं है, किसी कॉलेज में 10 बच्चे, किसी विद्यालय में 10 बच्चे, किसी 20 बच्चे, इसी में हम लोग मेहनत करके बच्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं और अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं। हम गांव वालों से सहयोग कर सकते हैं, हम उस कि वहाँ का शिक्षक उससे सहयोग कर सकते हैं, और जनप्रतिनिधि भी सहयोग कर सकता है, गांव के भी सहयोग करेंगे। हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, वो हमारा दायित्व है। शिक्षा के अलावा और भी कोई मुद्दे हैं? और ही मुद्दे, किसी के साथ में अन्याय ना हो, क्योंकि आप देखते हैं कि लोगों के साथ आदत प्रताड़ित किया जाता है, राजनीति के शिकार होते हैं, आए दिन किसी ने फर्जी मुकदमा लेकर आ जाते, विरोध, वहाँ भी हम लोग लगाम लगा सकते हैं। हम लोग उन्हें भी, क्योंकि उसका मेन कारण है, सबसे पहले हमारे समाज में दारू का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, अटूट। जब दारू का प्रकोप है, जुआ का बहुत प्रकोप है, जब लोग जुआ खेलते हैं, मायने से पहुँचते हैं, तो चोरियाँ वगैरह करते हैं, तो चोरियाँ बढ़ती हैं। तो हम इसमें काम कर सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि हम बहुत समझाए, लोगों को समझ नहीं आएगा, आज नहीं कल आएगा, कल ही परसों आएगा। हम लगातार, क्योंकि सोशल वर्कर का काम ही होता है संघर्ष करते रहना है। संघर्ष से कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी, मैं वादा करता हूँ। और लोगों को अच्छा एक माहौल देंगे, हम लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रम रखेंगे, अच्छे विद्वान लोगों को बुलाएंगे, तो ऐसा नहीं, बदलाव आएगा, जरूर बदलाव आएगा। क्या कामता जी, हाँ, क्या कामता जी जो पैसे वाले उम्मीदवार हैं, उनके सामने अपने आप को किसी तरीके से छोटा महसूस कर रहे हैं? देखो, छोटा तो हम महसूस कभी करते नहीं हैं, हमसे बड़ा कोई है भी नहीं है।
हम अपने से बड़ा कुछ किसी को मानते नहीं हैं, क्योंकि हमने काम किया है, हम लोगों को विश्वास जीता है, क्योंकि हमें कुछ नया परिवर्तन करना है, कुछ लोगों को देना है, लेना नहीं है। लेना होता तो वो टेंशन ले रहे, हमें देना ही देना लोगों को, क्योंकि हमें तो जब हम मरे तो हमें लोग याद रखें, हमारे यही है। क्योंकि अरे एक में पैसे वाले कोई याद नहीं करता है, कोई पूछने वाला नहीं, एक में करोड़पति है, मर जाते हैं कोई पूछता भी नहीं है। आज हम करेंगे तो हमें लोग जानेंगे, भले हमें पर कुछ नहीं है। ललाई सिंह यादव थे, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी 150 बीघे ज़मीन बेच दी थी। उनका एक ही लक्ष्य था, परिवार के लिए तो सब कोई करता है, अपने लिए सब कोई करता है, हमें समाज के लिए करना है। और परिवार को न देखकर, उनकी बीवी ख़त्म हो गई, उन्हें शादी नहीं की, 2 बच्चे थे, बाद 2 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, पूरी प्रॉपर्टी वो बेच देते हैं। और आज उत्तर भारत की पीरियड कहलाते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, लोगों को जगाने के लिए काम करते हैं, अंधविश्वास रूढ़िवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। किस प्रकार से उन्हें लोग हीन भावना से देखते थे और आज वो पूजे जाते हैं। कामता जी, शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं आपसे कि आपकी शिक्षा कितनी है। मैं तो इस बारे में, और शिक्षा के समय में आपने कोई नेतृत्व अपने हाथ में संभाला हो, कोई जिम्मेदारी अपने हाथ में ली हो? देखिए, मैंने सरस्वती बाल मंदिर से इंटर तक पढ़ा। इंटर के बाद मैंने बीएससी की, बीएससी के बाद एमए किया, फिर बीएड किया, फिर इसके बाद एमए किया। एमए करने का 2016 में मैंने एमएड किया। तो फिर राजनीति में? नहीं, राजनीति में तो हम लोग पहले से थोड़ा, राजनीति मान लीजिए, सोशल वर्किंग मान लीजिए, हम लोग सोशल मूवमेंट में हमेशा जुड़े रहे। हम लखनऊ में रहे हैं, लखनऊ में तैयारी करते रहे, तो वहाँ भी हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम करे और करते ही आए, क्योंकि उत्सुकता रही है, एक हमारी एक शौक टाइप की रही है, एक सोशल वर्किंग करना, और हमेशा करते आए। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से जनता के जो सवाल हैं सीधे कामता जी से पूछे जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता का राज। किसी भी प्लेटफॉर्म के बड़े होने के लिए जरूरी है जनता का साथ, आपका विश्वास। तो चैनल को भरपूर साथ देने के लिए और अपना भरोसा हम पर कायम करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनों तक शेयर भी करें और देखते रहें जनता का राज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में। अब बात करते हैं कि जो युवा आपको देख रहे हैं या जो जनता आपको दिख रही है, उसके लिए कोई खास संदेश आपका? देखिए, मैं संदेश से युवाओं से और नागरिकों से, क्षेत्रवासियों से यही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी दें मत सोच समझ के दें, क्योंकि मत का बहुत बड़ा योगदान होता है विकास में, समाज की स्थिति चेंज करने में और देश की आर्थिक स्थिति में। जहाँ भी दे सोच समझ के दे, जो बेस्ट लगे आपको वहाँ मत दें, कि जो व्यक्ति आपके हमेशा काम में आए, समाज के काम में आए और निस्वार्थ भावना से काम करे, ऐसे व्यक्ति को चुनें, क्योंकि राजनीति का माहौल है और इस माहौल पे आप, ऐसे माहौल में आप ऐसे लोगों को मत करें जो वाकई में आपके लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, के विकास के लिए, क्षेत्र के मुद्दों के लिए काम कर सके। और ऐसा लोग आएंगे तो समाज में नई चेतना लाएंगे, क्योंकि एक में एक मठाधीश पैसे वाले लोग आएंगे जो आपको पैसे के दम पर या आपस में मतभेद पैदा करके या और बहुत सारे उनकी तिकड़मबाजियाँ रहती हैं कि वो आपको मुद्दे बना के आपसे वोट ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचे और झूठ से ज़रूर बचे, क्योंकि झूठ अफवाहें बहुत फैलाई जाएंगी। तो अफवाह से बचना है और वोट करना, जो आपको बेस्ट लगे उसे वोट करना है। आपने बात कही पैसे वालों की, तो अगर कोई पैसा वाला है लेकिन उसकी सोच है कि जनता का विकास करेगा, चीज़ों का विकास करेगा, जनता का साथ देगा, तो क्या पैसा होना या जो पैसे वाला है वो गुनहगार होता है? नहीं, गुनहगार तो नहीं होता है, लेकिन आप, मैं क्षेत्र में आप देखिएगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ गुनहगार होता है, लेकिन ज़्यादातर आप उनका बैकग्राउंड चेक करिए, ज़्यादातर लोग
पहले से इनका देखिएगा, वो ओनली व्यापारीकरण के लिए राजनीति में आए हुए हैं। उनका सोशल वर्क में कुछ वो नहीं है, इससे पहले कभी दिखाई दिए नहीं हैं, अचानक आए हुए हैं। उनका कोई वजूद नहीं है इस समाज सेवा से। उनका रिकॉर्ड देखेंगे, हर जितने भी आपको मिलेंगे वहाँ रियलिटी में वो व्यापार के लिए आए हैं कि हम जीतेंगे, जीतने के बाद सदस्य बनेंगे, सदस्य के बाद जिला अध्यक्ष बनेंगे, या सदस्य बनेंगे तो वहाँ अपने आप को बेच के मोटी रकम कमाएंगे। क्योंकि आप रिकॉर्ड देख, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो पैसे वालों से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है कि ना मैं पैसे वाले विरोधी, पैसे वाला उस पैसे वाले को आपको लगे कोई पैसे वाला है, बाकी रियलिटी में सोशल वर्क हमेशा काम में आएगा तो ठीक है। लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसा कोई फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो रियलिटी बता रहा हूँ, जो आपने मुझसे सवाल करें, क्योंकि मैं झूठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। जो मुझे बोलना हो तो बोल देता हूँ, भली लोगों को बुरा लग गया 2 मिनट के लिए, लेकिन मैं बोलने में नहीं। आपने बात कही पंचायत सदस्यों की नोटों में बिकने की, तो क्या कामता जी उस लीग से हटके चलेंगे? नहीं बिकेंगे मतलब कामता जी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आता है, जैसे ही कैमरा देखता है वो तो बहुत शरीफ बन जाता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं बिकूंगा। नहीं, सही कह रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है जिला पंचायत चुनाव के बाद। तो फिर आपसे ये सवाल है कि क्या वास्तव में जो कामता जी हैं वो नोटों की गड्डी को दरकिनार कर देंगे? नहीं, वो आप देखिएगा, मैं देखो लंबी बात नहीं मार रहा हूँ, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि मेरा मतलब सोच ही अलग है, और हमेशा मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। और डरने वाला कुछ लोग मतलब डराते भी हैं, धमकाते हैं, पैसा भी देते हैं। डरने वाले तो ज़्यादा है नहीं है। डरने का तो अपने जीवन में सीखे ही नहीं है, हमेशा मतलब संघर्ष किया, संघर्ष करते आए हैं, और किसी से अपने आप को कमज़ोर समझा भी नहीं है। अभी तक आपके राजनीतिक अनुभव कैसे रहे, उनके बारे में जिक्र करिए, और जनता भी जानना चाहेगी। आप बात करते हैं कि जो समाज में सक्रिय रहे, आपने बताया कि मैं 5 साल से पहले से मतलब सक्रिय हूँ समाज में। राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आया हूँ, मैं सोशल वर्कर। राजनीति में आप लोग मुझे जानते कब से मैं आया हूँ। मैं सोशली वर्क कर रहा हूँ, और हमेशा एजुकेशन में, पर्यावरण में काम किया है, और सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, कर्मकांड के मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मेरा कई बार इस मामले में बहिष्कार भी हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि कुछ अलग करना है तो डरना नहीं पड़ता। नुकसान होता है अलग करने, लेकिन कुछ समाज को नया संदेश देना है तो नुकसान तो होते ही है, लेकिन फिर मैं डरता नहीं हूँ कि हमें जो करना है। आज डरेंगे तो हम समाज को नई दिशा नहीं दे पाएंगे। लगातार संघर्ष करते रहेंगे तो आने वाले समय पे हम कुछ देंगे। अरे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी समय आएगा, क्योंकि राजनीति परिवर्तन हो रही है। राजनीति में अच्छे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों के लोग आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। क्योंकि मेरा तो सब जगह संपर्क में, सभी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोटेस्ट में गया हूँ, उसमें भी हमेशा संघर्ष करता आया हूँ। तो मेरा जुड़ाव हमेशा शिक्षित लोगों से रहा है, प्रोफेसर लोगों से रहा है, और अच्छे विद्वान लोगों से रहा है। तो मैं उनके साथ में बैठा हूँ तो मेरा भी लगता है कि नहीं, हम पढ़े लिखे हैं तो किस लिए पढ़े लिखे हैं? क्या शिक्षा प्राप्त करके नौकरी पाना ये अपना जीवन है, उसी से पालन पोषण कर लेंगे। अपने बीवी बच्चों के पालन में हम खुश बने रहेंगे, उन्हीं के लिए सुख सुविधा बढ़िया, AC रूम पर रहना, बढ़िया VIP गाड़ी से चलना, घर पर रहना फालतू। क्योंकि मनुष्य वही है जो समाज के लिए कुछ कर सके। आज यही स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सोचा होता तो आप यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर नहीं होता, यहाँ पर इतना बड़ा विद्यालय नहीं होता। आज जो शिक्षा का मंदिर बनाया है, एक महाविद्यालय, जो बुंदेलखंड नहीं पूरे UP का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। यहाँ एक बड़ा सा आलीशान मंदिर होता, बहुत मंदिर होता, लेकिन स्वामी जी का सोच थी। असली संत वो है, असली भगवाधारी वो है जो समाज को नई चेतना दे सके, नई ऊर्जा दे सके, समाज में के लोगों को तर्कशील बना सके, नया रास्ता दे सके, अच्छी राजनीति दे सके, अच्छी एजुकेशन दे सके। इसलिए स्वामी जी ने राजनीति प्लस एजुकेशन में काम किया। और तो उनके हम संतान हैं, उस महापुरुष के हम संतान हैं। उस महापुरुष के कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं, तो क्या हमारे महापुरुषों ने या हमारे पूर्वजों ने ठेका लिया था? इसलिए हम लोगों को पैदा किया था। तो हमें ऐसी नालायक पुत्र की तरह
मानना कामता नहीं। जी, भविष्य में राजनीति में अपने आप को कहाँ देखते हैं, कौन सी सीढ़ी पर देखते हैं? देखिए, काम करेंगे सीढ़ियाँ मिलेंगी, लेकिन विचारधारा से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो हम अपने लक्ष्य है उससे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। काम करते आज जाएंगे, संघर्ष करते जाएंगे, ऑटोमेटिक जो दिशा मिलेगी उस दिशा में काम करते जाएंगे। लेकिन जो अपना विजन है, विजन के अनुरूप ही काम करना है, विजन नहीं छोड़ना है। यहाँ बात आई है विचारधारा की, और जनता के ही ये सवाल हमारे पास आए थे कि आप दूसरों की, अपनी विचारधारा के चक्कर में दूसरों की विचारधारा जो है उसका खंडन करते हैं, उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं किसी विचारधारा में खंडन नहीं करता हूँ, मैं कभी नहीं करता हूँ। अरे ये, क्योंकि मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। आज हम शिक्षित हैं तो हम तर्क कर सकते हैं, और तर्क करना मनुष्य का कर्तव्य है। जो व्यक्ति तर्क नहीं करेगा, किसी काम करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तर्क की कसौटी में कसना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको बेहतर लगे कि ये बेहतर है तो बेस्ट है। और बगैर आप सोचे समझे, बगैर तर्क करें आप कोई काम करेंगे तो माइनस में जाएंगे। तो हमेशा तर्क करना चाहिए, और तर्क करना है गलत नहीं है। किसी आप हम पे तर्क करिए, हम आप पे साथ तर्क करें। हो सकता है कि आप बहुत मुझसे बेस्ट सोच रहे होंगे, हो सकता है मैं आपसे बेस्ट सोच रहा हूँगा। जब मतलब तर्क करेंगे तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। हो सकता है कि मैं आपकी विचारधारा में आ जाऊँ, आप मेरी विचारधारा में आ जाए। तो ये इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जो लोग बुरा मानते हैं तो गलत है, और मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का काम नहीं है, किसी के कष्ट देने का काम नहीं है। तर्क करना है, क्योंकि तर्कवादी होना बहुत ज़रूरी है। नए मुकाम तक पहुंचना तर्कवादी होना पड़ेगा, और कोई अच्छा काम करना है तर्कवादी होना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। आज तर्क न करने के ही कारण आज इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। आज मोदी जी पार्लियामेंट में पक्ष वालों विपक्ष वालों को बुलाते, किसानों से संवाद करते, किसानों से तर्क करते, वहाँ पर बहस होती, और बहस होने के बाद कानून बनता तो बेस्ट बनता। लेकिन जब आप तानाशाही करेंगे कि नहीं हमसे बड़ा कोई होशियार नहीं है, दुनिया में सबसे विद्वान हम हैं, तो मात तो खाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे बेहतर सामने वाला और अच्छा सोच रहा हो। अरे आप कुछ ना करते, जो आपका किसानों का संगठन चलता है, किसान मोर्चा, उसके जो लीडर हैं उनसे आप बात कर सकते थे, उनसे भी बात नहीं करी। तो अपने आप को किस राजनेता से प्रभावित हैं आप? देखिए, राजनीति की बात करें तो फिलहाल में तो मैं बाबा साहब स्वामी ब्रह्मानंद जी, इनसे बड़ा किसी को राजनीति मानता नहीं हूँ कि ने एक ऐसी समाज में दिशा दी जो वाकई में। इनकी कौन सी चीज़ है? जनरली क्या होता है, लोग होते हैं महापुरुषों को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन उन्होंने जो सीख दी है उसको भूल जाते हैं। तो कामता जी ने क्या सीखा है स्वामी जी से और अंबेडकर जी से? क्या सीखा है जो अपने जीवन में उतारा? देखो, स्वामी जी हमेशा लोगों को तर्कवादी बनाते थे, और एजुकेशन की ओर उनका उद्देश्य था कि हम समाज में नई चेतना देना है तो हम एजुकेशन की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर एजुकेशन के आप हक-अधिकार ना जान सकते हैं और ना मांग सकते हैं। इसलिए हक-अधिकार जानना मांगना तो एजुकेशन की ओर जाना है, तभी आप संघर्ष कर पाएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। आज इतना किसान आंदोलन चल रहा है तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के जो किसान हैं ना, वो उनके बच्चे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। नहीं तो कई बड़े से बड़े आंदोलन सरकारें फ्लॉप कर देती हैं, ख़त्म करवा देती हैं, दंगा करवा देती हैं। जैसे आप अब यहाँ बिल्कुल किसान आंदोलन का जिक्र अगर यहाँ हो ही गया है, तो आप इसमें जो कल 26 तारीख के दिन जो हिंसा हुई, हिंसक झड़पें हुई, उसको कहाँ तक जायज़ मानते हैं? या जो प्राचीर पर जो एक धार्मिक झंडा जो है लहराया गया, जिसे कह रहे हैं लोग बाग, तो वो कहाँ तक जायज़? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिसने झंडा लहराया है उसके बारे में आप पता करिए। नहीं, लोगों का कहना है कि या जो एक धड़ा है वो कह रहा है बीजेपी समर्थक है, बीजेपी कार्यकर्ता है, सांसद सनी देओल का करीबी है वो, भाई है उसका। ये प्लानिंग के तहत हुआ है, ये प्लानिंग के तहत हुआ, ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है।
दूसरी पार्टी है वो कह रही है अब किसान एजेंडा फैला रहे हैं, जो पार्टी वाले हैं उन्हें किसानों से दिक्कत नहीं, जो पार्टियां बीच में घुस रही है उनसे दिक्कत है उन्हें। देखिए ऐसा है, विपक्ष किस लिए बना है? आपको किस लिए विपक्ष में बैठाला गया है? आप अपने लोगों की, किसानों की हक हकदारी न लड़ेंगे तो आपको विपक्ष में बैठना कहते नहीं है। विपक्ष फिर सत्ता ही एक पक्ष रहना चाहिए, दूसरा विपक्ष खत्म ही कर देना चाहिए। सभी पार्टियों को दायित्व बनता है आप उनकी हक हकदारी की लड़ें, इसलिए आपको विपक्ष में चुना गया है। बात करते हैं ज़मीनी राजनीति की, आपके क्षेत्र के मुद्दों की। क्षेत्र में क्या कमियां देखते हैं आप? देखो क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहले एजुकेशन की दुर्दशा। मैं जहाँ जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, बड़ा कष्ट होता है। लोगों से मैं संवाद भी करता हूँ, बोलता भी हूँ। लोग जाएंगे, आप ताश खेलते हुए मिलेंगे, गुटखा खाए हुए मिलेंगे, दारू पीते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से भी करता रहा। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता था। मैंने एक विचार बनाया, क्यों ना हम कुछ लोगों को दें, कुछ अपनी ज़रूरतों को काट कर कुछ समाज को दें। मैं एक महापुरुष हैं, मैंने उनके बारे में पढ़ा, संत गाडगे जी के बारे में। वो स्वामी जी का एक दूसरा रूप थे। स्वामी जी से सीनियर थे, 1850 में जन्म हुआ था। तो वो रहने वाले महाराष्ट्र के थे। उसके पिताजी, संत गाडगे जी के पिताजी दारू पीते थे, क्योंकि उस समय देश की स्थितियाँ दूसरी थी। एक तबका बहुत पैसे वाला रहता था, वो शोषणकारी नीतियाँ चलाता था, और जो नीचे के लोग हैं, या बहुजन समाज मान लीजिए, वो बहुत नीचे स्तर पर था। तो उस समय उनके पिताजी के साथ में बहुत शोषण हुआ। वो संत गाडगे जी शिक्षित नहीं थे, तो उन्होंने जब देखा कि आज हम कितने पीछे हैं, हम किस प्रकार से हमारा शोषण हो रहा है। संत गाडगे जी पढ़े लिखे नहीं थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की तरह थे, शिक्षा प्राप्त की नहीं थी, एक झोपड़ी में छूट रहते थे। जगह जगह रास्ता सफाई करते थे, जाते सफाई करते थे, गली मोहल्ला दरवाजे साफ करते थे। लोग भिक्षा में उन्हें खाना वगैरह देते थे, कुछ भिक्षा में कुछ रुपए वगैरह पैसे वगैरह देते थे। वो हाथ जोड़ते थे, बोले मुझे भिक्षा में आपको कुछ देना तो एक टाइम का खाने से मैं काम चला लूँगा। आप मुझसे कुछ देना चाह रहे हैं भिक्षा में, तो मुझे अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, ये मुझे भिक्षा में चाहिए, और यही मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो ऐसा एक स्वच्छता का ब्रांड दुनिया में कोई नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। मोदी जी तो झाड़ू लेकर 2 मिनट के लिए फ़ोटो खिंचा के एक संदेश देते, लेकिन वो बंदा हर गली मोहल्ला में जाते थे। तो उनका एक विजन था कि जब उन्हें दर्द था कि आज मेरा समाज इतना पीछे क्यों है, मेरे समाज के साथ इतना शोषण क्यों है, क्योंकि मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा समाज अली बेवकूफ़ बनता है, इसलिए शोषण है। इसलिए राघवन जी वो लोगों से शिक्षा की प्रेरित करते थे। और आज वहाँ वो महाराष्ट्र की धरती, जहाँ सामाजिक परिवर्तन हो, जहाँ एक अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो, नंबर 1 में रहा है। आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो ऐसे ही महापुरुष की संदेश से स्वामी ब्रह्मानंद जी जाते हैं, वहाँ उनके संपर्क होते हैं। और छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, जब ये भाव यहाँ पर मेहर बाबा आते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी के महाविद्यालय में, समाधि बनी है, आपने देखा हो, तो पूछते हैं, कुछ फॉरेन के लोग रहते हैं कि ये कौन है, ये कैसे महात्मा है। ये कहते हैं ये बुंदेलखंड के संत गाडगे हैं, ये संत गाडगे हैं। तो इस प्रकार उनको संबोधन किया जाता है। तो हमारे महापुरुषों ने बड़ी कष्ट से, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो बड़ी व्याकुलता होती है, तो कष्ट होता है कि क्यों नहीं हम भी तो समाज के लिए कुछ दें। हम किस लिए हम खाली उनकी फ़ोटो माला ही डालते रहेंगे, खाली उनकी हम पूजा ही करते रहेंगे। अरे उनके विचारों में चलना पड़ेगा, उनके लिए उनके को मानना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महापुरुष
पूजा पाठ या मूर्ति पूजा के विरोधी रहे। मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहते थे आपको उसे पढ़ना, उसे मानना है तो उन्हें के पढ़िए। बाबा साहब ने बोला था जो मेरी पूजा करने वाले हैं वो मेरे अनुयायी नहीं हैं। लेकिन लोग तो पूजा करते हैं और वो अनुयायी स्पष्ट कर मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। नहीं, मूर्तियाँ स्थापित करना अलग चीज़ है। जो पूजा करते हैं वो मेरे अनुयायी। आप मूर्ति स्थापित करना चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊँगा। जो मुझे पढ़ेगा वही मेरा असली अनुयायी है। तो मुझे आपको पढ़ना है, मेरी पूजा नहीं करना है। मूर्ति हम इसलिए रखते हैं, मूर्ति से लोगों के भाव याद आते हैं। राघव जी, जब मैं आपसे मिलूँगा, सामने सामने देखूँगा तो आपके विचार याद आते हैं। जब विचार याद आते हैं तो आपको जानने की आवश्यकता होती है कि आप हैं राघवेंद्र जी हैं कौन, क्या करते हैं, कैसा उनका विचार है, भाव प्रकट होते हैं। इसलिए फ़ोटो लगाना या प्रतिमा लगाना गलत नहीं है। चलिए, इन चीज़ों में ना उलझते हुए हम जाते जाते आपसे पूछते हैं कि क्या संदेश है जो आप फिर से अपने वोटरों और जनता को देना चाहेंगे पुनः? देखिए राघव जी, मेरा जनता क्षेत्रवासियों से और समस्त मित्रों से, युवाओं से यही निवेदन है कि जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपके लायक हो, आपको उस पर विश्वास हो कि वो आपको कुछ नया करेगा, आपसे तालमेल बना के चलेगा, आपका सहयोग करेगा और एक सर्वगोष्ठी से निर्णय लेगा। एक बैठक बुला कर निर्णय लेगा, आम जनमानस को बुलाएगा, अपने वोटरों को बुलाएगा और निर्णय लेगा। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। चलिए, तो आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों का भी शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के शो के मेहमान थे कामता जी और कल हमारे शो में मौजूद होंगे प्रधान जी गौहरारी राजू राजपूत जी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता का राज।